हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत हम अध्याय पंचम का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें संगणना या प्रतिदर्श जो अनुसंधान है, संगणना में प्रतिदर्श अनुसंधान के बारे में हल्का फुल्का जानकारी प्राप्त कर चुके थे। संगणना प्रतिदर्श अनुसंधान जो है वो क्या है, कहने का तात्पर्य एक सामान्य परिचय का अध्ययन कर चुके थे इन दोनों के बारे में। आज का जो बिंदु रहेगा हमारा वह रहेगा संगणना में प्रतिदर्श अनुसंधान के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था परिभाषा के अंतर्गत, जब सैंपल लेते हैं, जब किसी समग्र के संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसमें समग्र क्या होता है। जो समग्र, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, समग्र या समष्टि। राइट डालेंगे सभी विद्यार्थी। अध्याय वही हमारा प्रतिदर्श अनुसंधान, संगणना प्रतिदर्श अनुसंधान। टॉपिक हमारा रहेगा समग्र, समग्र या समष्टि, या समष्टि। समग्र क्या होता है और समष्टि क्या होती है, इसके बारे में डेफिनेशन दी जाएगी आज के टॉपिक के अंतर्गत। अध्याय हमारा पंचम चल रहा है, इसका नाम है प्रतिदर्श अनुसंधान विधि। तो हमारे बिंदु में प्रारंभ होने से पहले मैं आप सभी को अवगत करवा दें, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। तो आज का बिंदु हमारा क्या रहेगा बच्चों, समग्र या समष्टि। समग्र होता क्या है, एक सामान्य डेफिनेशन में समझ लेते हैं समग्र क्या होता है। तो एक सामान्य परिभाषा के रूप में अध्ययन कर लीजिए। वैसे जो समग्र कहा जाता है, संपूर्ण एक बड़ी इकाई को कहा जाता है। तो देखिए समग्र या समष्टि, समग्र या समष्टि। समग्र होता क्या है, समष्टि क्या होती है। देखिए अनुसंधान के ये सभी विद्यार्थी मेरे साथ लिखते रहना, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। अनुसंधान में जो रिसर्च की जाती है उसके बारे में, अनुसंधान के क्षेत्र की समस्त इकाइयों को सामूहिक रूप से यानी सामूहिक रूप से मतलब समूह के रूप से कहा गया है। सामूहिक रूप से समग्र या समग्र इकाइयों की जो पद होते हैं उनके बारे में, समग्र या समग्र के प्रत्येक इकाइयों के प्रत्येक इकाई कह दो या मद कह दो, हम उसी से तात्पर्य है। प्रत्येक इकाई या प्रत्येक मद को इकाई कहते हैं। मद को इकाई या यूनिट कहते हैं। इकाई मीन्स यूनिट कहते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र की जो समस्त इकाइयां कहलाती है, ये समस्त इकाइयां हमारे समग्र के अंतर्गत समष्टि में सम्मिलित की जाती है। वैसे मैंने आपको समष्टि का अर्थ में बताया भी था। उदाहरण के लिए कह सकते हैं समष्टि, जो हमारी समष्टि क्या है समझ लेना सभी विद्यार्थी। समष्टि जो शब्द है, यह शब्द किससे बना है बच्चों, अंग्रेजी भाषा से इसका को माना गया है। तो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है मैक्रो, आपने सुना होगा मैक्रो, MACRO, मैक्रो शब्द से बना है समष्टि। जिसे मैक्रो का जो अर्थ बताया जाता है बच्चों, मैक्रो का अर्थ बताया गया है बड़ा या विशाल या लघु। बड़ा कह सकते हैं हम, विशाल भी कह सकते हैं उसको, या एक लघु रूप। लघु छोटा होता है, दीर्घ रूप हो जाएगा इसका, ठीक है। विशाल या फिर दीर्घ,
ठीक है। तो ये समष्टि है मतलब बड़ा हो गया, उसी में बड़ा मतलब बड़ी इकाइयों का अध्ययन जो किया जाता है, इसलिए कहा जाता है समग्र समष्टि का मीन्स, इसलिए दोनों को समग्र मतलब संपूर्ण इकाइयां, संपूर्ण इकाई और जो हमारा समष्टि है, समष्टि के अंदर भी जो अंग्रेजी भाषा के बैको शब्द से बना है, जिसका अर्थ भी बड़ा विशाल होता है, बड़ी इकाइयों का। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें समस्त इकाइयों का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है समग्र या समष्टि के अंतर्गत। समझ में आ गया सभी विद्यार्थियों? आगे चलते हैं। इसमें बहुत से विद्वानों ने अपना अपना सहयोग प्रदान किया है। सहयोग प्रदान करने से तात्पर्य है कि अपने अपने मत के अनुसार उन्होंने अपने अपने परिभाषाएं भी व्यक्त की है। प्रथम परिभाषा जो व्यक्त की है, ऐसे प्रमुख विद्वान रहे हमारे सिम्पसन व काफ्का। पढ़े डाल लीजिए प्रमुख विद्वान सिम्पसन व काफ्का के अनुसार। विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं हम। विद्वानों के अनुसार समग्र या समष्टि, समग्र क्या होता है, समष्टि क्या होती है, समग्र या समष्टि। विद्वानों के अनुसार समग्र समष्टि की जो परिभाषाएं व्यक्त की है, उसमें प्रथम विद्वान का जो नाम आता है, उनका नाम है सिम्पसन व काफ्का के अनुसार। नंबर 1 डाल लीजिए, प्रोफेसर सिम्पसन। नंबर 1 डालेगा ना, नंबर 1 प्रोफेसर सिम्पसन और या एवं काफ्का के अनुसार, काफ्का के अनुसार प्रोफेसर सिम्पसन और काफ्का ने समष्टि व समग्र की जो परिभाषा व्यक्त की है, उन्होंने अपनी परिभाषाओं में किस प्रकार से बच्चों को समझाया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें लिखिए, एक सामान्य लक्षण, एक सामान्य लक्षण, एक सामान्य लक्षण या लक्षणों वाले या लक्षणों वाले जो पद दिए गए हैं, लक्षणों वाले पदों के एक समूह को, पदों के एक समूह है, एक सामान्य लक्षण या लक्षणों वाले पदों के एक समूह को समग्र के रूप में, समग्र के रूप में परिभाषित किया जाता है या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा कही थी प्रोफेसर सिम्पसन और काफ्का के अनुसार। यानी सिम्पसन और काफ्का ने अपने मत में क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि जो समग्र है, जो समष्टि है, यह सामान्य लक्षण वाले लक्षणों वाले पदों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप को परिभाषित करता है, और जो ग्रुप को परिभाषित करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, वही हमारा समग्र समष्टि कहलाएगा। ठीक है, समझ आनी बात। दूसरे विद्वान रहे हैं हमारे हेम्बर्ग के अनुसार, लिख लीजिए। दूसरे विद्वान है, परिभाषा की है प्रोफेसर हेम्बर्ग के अनुसार, प्रोफेसर हेम्बर्ग के अनुसार। हेम्बर्ग ने भी अपने मत प्रस्तुत किया समग्र या समष्टि को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। उन्होंने कहा समग्र एक सांख्यिकी अनुसंधान के, समग्र एक सांख्यिकी अनुसंधान के, समग्र एक सांख्यिकी अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत जो उसका क्षेत्र बताया गया है, क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित, क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित समस्त पद
क्षेत्र के अंदर सम्मिलित समस्त पद या तथ्यों के संपूर्ण समूह को या तथ्यों के संपूर्ण समूह, तथ्यों का जो संपूर्ण समूह होगा, तथ्यों का संपूर्ण समूह को कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि समग्र जो है हमारा क्या है बच्चों, जो हमारा समग्र है, समग्र लिए बताया गया कि समग्र एक सांख्यिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जो समस्त पद होते हैं, समस्त पदों या तथ्यों के संपूर्ण समूह को ये कहते हैं बच्चों समग्र कहते हैं। समझ आ गई बात सभी को? ठीक है, लिख लेना इसको। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी। विस्तार रूप में क्या परिभाषा बताई गई है? प्रोफेसर सिम्पसन और काप्काने और हैमबर्ग ने अपने मत प्रस्तुत कर दिए। इनके मत प्रस्तुत करने के बाद समग्र को विस्तारित परिभाषा या सार परिभाषा क्या बताएगी उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी आगे हेडिंग डाल लेना, सार रूप में इसकी परिभाषा। ठीक है, देखिए सार रूप में, सार मतलब एक बड़े या विस्तार रूप में, सार रूप में परिभाषा क्या बताई गई है? सार रूप में परिभाषा स्पष्ट कीजिए। देखिए अनुसंधान इकाई की अनुसंधान इकाई की परिभाषा, अनुसंधान इकाई की परिभाषा के अंतर्गत, अनुसंधान इकाई की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले समस्त पदों, समस्त पद, जो पद उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, समस्त पदों को सामूहिक रूप से समग्र कहते हैं। अगली बात यहाँ में वही, यानी जो ग्रुपों का, समूह का जो रूप होगा उसी रूप को हम क्या कहेंगे बच्चों? समग्र कहेंगे। यानी अनुसंधान की परिभाषा के अंतर्गत जो सिम्पसन, काफ्का और हैमबर्ग ने परिभाषा व्यक्त की है, इन परिभाषाओं के द्वारा उन्होंने बताया अनुसंधान की परिभाषा के तहत समस्त पदों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं बच्चों? जितने भी हमारे पद होंगे उन पदों का जो समूह होगा उस समूह को ही समष्टि या समग्र कहा जाएगा। समझा गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। और भी इनके बारे में कुछ तथ्य बताए गए हैं, उसको भी लिख लेते हैं एक बार। उन तथ्यों में उन्होंने क्या क्या बताया गया है समग्र के बारे में, या किस प्रकार से अपने मत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो लिखिए संक्षेप में परिभाषा हो चुकी है। लिखिए समूह की परिसीमाओं का, समूह जो ग्रुप बना होगा, समूह की परिसीमाओं का, समूह की परिसीमाओं का निर्धारण, जो उनका निर्धारण किया गया है, निर्धारण एवं या अनुसंधान कह लो, निर्धारण, अनुसंधान, समूह की परिसीमाओं का निर्धारण, अनुसंधान या समस्या की परिभाषा, जो परिभाषा व्यक्त की जाएगी,
परिस्थितियां जो उसकी स्थितियां होंगी, तो परिस्थितियां समस्या की परिभाषा, परिस्थितियां, उद्देश्य तथा साधनों से होता है, तथा साधनों से होता है। साधनों के बारे में बताया गया है, तुमने समझ लेना एक बार कि जो हमारा समूह होता है, समूह समझ के बताया गया कि समूह की परिसीमाओं का निर्धारण, समूह की जो सीमाएं होती है ग्रुप की, तो ग्रुप की सीमाओं का निर्धारण, अनुसंधान या समस्या की परिभाषा। समस्या क्या है आपकी, समस्या की परिभाषा तो डिफाइन नहीं होगी तब तक उसकी सीमाओं का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए समग्र की परिभाषा, उसकी स्थितियां, किस प्रकार की स्थितियां आपके सामने प्रकट हो रही है, उसका क्या एम्स है, मतलब क्या उद्देश्य निर्धारित किया गया है, और उसके कौन कौन से साधन है, इन सब की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद इस समग्र के बारे में आप संपूर्ण प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए बताया गया, जैसे भी क्या बताया गया, किसी कारखाने के लिए बताया गया, कारखाने को कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी यदि कार्य करते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, उनके रूप समग्र क्या है, जैसे किसी कारखाने के मजदूरों या श्रमिकों की मजदूरी कहते हैं, मजदूरों की मजदूरी कह सकते हैं, ठीक है। कारखाने के श्रमिकों की मजदूरी का, कारखाने के श्रमिकों की मजदूरी का अध्ययन, मजदूरों की मजदूरी का अध्ययन करना हो तो कारखाने के समस्त जो समस्त उसके भाग होंगे उसके बारे में क्या बताया गया है, कारखाने के समस्त श्रमिक जो श्रमिक होंगे सामूहिक रूप से क्या कहा जाएगा, सामूहिक रूप से समग्र कहलाएंगे, सामूहिक रूप से समग्र कहलाएंगे तथा सामूहिक रूप से कहा जाएगा बच्चों, सामूहिक रूप से समग्र कहा जाएगा तथा श्रमिकों की इकाई जो उसकी यूनिट पट्टी हुई है, श्रमिकों की कहने के तात्पर्य यूनिट, श्रमिकों की इकाई अव्यय कहलाएगी बच्चों। श्रमिकों की जो इकाई होगी वही इकाई कहलाएगी बच्चों अव्यय, श्रमिकों की इकाई अव्यय कहलाएगी। श्रमिकों की अव्यय कहलाएगी, जो श्रमिकों की इकाई होगी उस श्रमिकों की इकाइयों को अव्यय कहा जाएगा, या अव्यय कहा जाता है। हम ऐसे कह सकते हैं, इसको दो रूप में बांट सकते हैं कि अव्यय क्या होता है, समग्र क्या होता है। समझ में आ गया आप सभी को कि समग्र क्या होगा, यानी जो किसी मान लो कारखाना है, कारखाने में मजदूर कार्य कर रहे हैं और उनकी मजदूरी का हमें अध्ययन करना है, तो मजदूरी का अध्ययन करते समय जो उसके श्रमिक होंगे हमारे, तो श्रमिकों को सामूहिक रूप से, श्रमिकों का जो सामूहिक ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम समग्र कहेंगे, और समग्र यदि श्रमिकों की जो इकाई यूनिट बटी हुई होगी, ठीक है, उस यूनिट को हम अव्यय कहा जाता है।
समझ आ गया समग्र क्या होता है पूर्ण रूप से। और इसका अध्ययन डीपली अध्ययन करने के लिए इसकी इकाइयों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तब तक हम इसी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकते, तब तक इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे अध्ययन करते हैं क्या बताया गया है। ये हमारे समग्र समष्टि के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई है। अगला जो बिंदु इसमें रहेगा वह हमारा रहेगा समग्रों का क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डाल लेना स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि समग्रों का क्लासिफिकेशन। लिख लिया सभी ने? अच्छा ही बात। हेडिंग डाले सभी विद्यार्थी, समग्र का या समग्रों का वर्गीकरण। किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है? समग्र का वर्गीकरण अर्थ हो गया इसका, तो यहां डाल लीजिए समग्र का वर्गीकरण। समग्र का किस प्रकार से बांटा गया उसके बारे में बताया जाएगा, वही बिंदु रहेगा हमारा। समग्र कह सकते हैं इसको, समष्टि भी कह सकते हैं हम। समष्टि का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उस क्लासिफिकेशन का बारे में। तो इसलिए इसे सामान्यतः ये समग्र को सामान्यतः इकाइयों की संख्या एवं इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर बांटा गया है। अस्तित्व के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किया गया है। वो वर्गीकरण निम्न प्रकार है। यह वर्गीकरण चार्ट निम्न प्रकार है। तो इसका वर्गीकरण जो चार्ट बनाया गया है, इसके भाग बताए गए हैं। चार्ट के माध्यम से मैं आपको पूर्ण बता चुका हूं। चार्ट के माध्यम से हम पढ़ेंगे तो हमें संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। समग्र या समष्टि जो है, इस समग्र या समष्टि के दो भाग बताए गए हैं बच्चों। कितने भाग बताए गए हैं? दो भाग, दो हिस्से बना लीजिए इसके। समग्र या समष्टि के जो दो भाग बताए गए हैं, वे भाग निम्न चार्ट की सहायता से विद्यार्थियों को समझाए गए हैं। वो चार्ट हमारा क्या रहेगा? दो रूप में बांट लेना चार्ट को। दो रूप हो गए हमारे। नंबर पहला वाला भाग है, प्रथम भाग को इकाइयों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। नंबर 1 डाल लीजिए, इकाइयों की संख्या के आधार पर। जो इकाइयों की संख्या बताई गई है हमारी, इकाइयों की संख्या के आधार पर, इकाइयों कौन जो भी संख्या बताई गई है हमारी,
उस संख्या के आधार पर इसे बांटा गया है। नंबर 1 है हमारा इकाइयों की संख्या के आधार पर और नंबर 2 है इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर। इसमें लिख लीजिए इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर, इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर, इकाइयों का जो अस्तित्व बताया गया है आधार पर इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर। नंबर 2, इन्हीं इकाइयों की संख्या के आधार पर जो समंकों को बांटा गया है वे समंकों के 2 रूप है बच्चों। कितने हैं? नंबर 1, नंबर 2। 2 रूप बताए गए हैं, कौन कौन से हैं उनको भी जान लो। जो 2 रूप बताए गए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दो रूप बताए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2। इसी प्रकार इसके भी वही 2 भाग बताए गए हैं। 2 भाग कौन कौन से होंगे हमारे? नंबर 1 और नंबर 2। जो दूसरा भाग बताया गया है प्रथम भाग और दूसरा भाग, फर्स्ट सेकंड, वही फर्स्ट और सेकंड। इकाइयों की संख्या के आधार पर जो 2 भाग बताए गए हैं वह हमारा पहला भाग है परिमित, परिमित और दूसरा है अपरिमित, अपरिमित। परिमित भाग और दूसरा हमारा है बच्चों अपरिमित भाग। इन भागों के अलग अलग उपनाम में बताए गए हैं। जो परिमित भाग है इन भागों को सुनिश्चित भाग भी कहा जाता है। तो लिख लीजिए सुनिश्चित। परिमित क्या कहेंगे बच्चों? या सुनिश्चित परिमित या सुनिश्चित। और इसके बाद अपरिमित या फिर अनंत, अपरिमित या अनंत, अपरिमित या अनंत भाग बताया गया है। नंबर 1, नंबर 2। उसी प्रकार इकाइयों की अस्तित्व के आधार पर भी इसके 2 भाग बताए गए हैं। प्रथम भाग हमारा वास्तविक, प्रथम भाग कौन सा है बच्चों? प्रथम भाग हमारा वास्तविक और दूसरा भाग बताया गया है अवास्तविक। चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं, अवास्तविक कह दो या उसको काल्पनिक कह सकते हैं। दूसरा भाग बताया गया है काल्पनिक। समझ में आ गया सभी को? वास्तविक कौन सा होगा और काल्पनिक कौन सा होगा, ये चार्ट के माध्यम से बता दिया है। थोड़ा सा और खुल के रूप बता देता हूं आपको क्या होता है। समग्र समष्टि के 2 भाग बताए गए हैं। प्रथम भाग इकाइयों की संख्या के आधार पर, दूसरा इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर। इसमें इकाइयों की संख्या के आधार पर 2 भाग बताए गए हैं, परिमित या सुनिश्चित, अपरिमित या अनंत। अस्तित्व के आधार पर 2 भाग बताए गए हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अब इसमें होते क्या है, छोटा छोटा उदाहरण ले लेते हैं। जो परिमित जो आंकड़े होते हैं, कौन से बच्चों? परिमित के लिए जो आंकड़े होते हैं, अपरिमित के लिए कौन से आंकड़े होते हैं? वास्तविक के लिए कौन से आंकड़े होंगे हमारे?
तो अवास्तविक के लिए कौन से आंकड़े होंगे हमारे? बना लिया चार्ट सभी ने ऐसा मेरी तरह? ये आपकी क्षमता के अनुसार है, समझने के अनुसार है। आप जिस प्रकार से जिसमें रूप में बांटना चाहो आप बांट सकते हो। अलग अलग रूप बता दिया है मैंने। वैसे परिमित या सुनिश्चित, परिमित और सुनिश्चित जो आंकड़े होते हैं ये एक निश्चित आंकड़े होते हैं, फिक्सेबल आंकड़े होते हैं। जैसे किसी विद्यालय के छात्रों की संख्या, तो यहाँ लिख लिया उदाहरण के लिए, जैसे विद्यालय के छात्रों की संख्या, उदाहरण बताया गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जिस प्रकार से विद्यालय में जो छात्र होते हैं, छात्रों की संख्या, इसका उदाहरण बताया गया है। अपरिमित आंकड़े होते हैं, अपरिमित आंकड़ों में अनंत आंकड़े होते हैं और अनंत संबंधी जो तथ्य बताए जाते हैं, कोई गण, अनंत का मतलब हो गया जिसकी गणना नहीं की गई हो, अर्थात आकाश में तारों की संख्या। उदाहरण में लिख लीजिए, इसका उदाहरण क्या बनेगा? आकाश में तारों की संख्या, आकाश में जो तारों की संख्या होगी वह इसका उदाहरण मानी जाएगी। ठीक है। वास्तविक के लिए इसमें जो आंकड़े जो होते हैं, वास्तविक आंकड़े मतलब फैक्ट होते हैं, जो आंकड़ा फिक्सिबल चला जाएगा। जैसे किसी उद्योग या फैक्ट्री में जो कर्मचारी कार्य करते हैं, तो कर्मचारी या फैक्ट्रियां कितनी है हमारे भारत में, तो यहाँ कह सकते हैं वर्ष में कारखानों की संख्या। उदाहरण में कह सकते हैं हम कारखानों की जो संख्या होगी, ये कारखानों की संख्या ही हमारे कहलाएगी बच्चों, कौन सा आंकड़े कहलाएगी? वास्तविक आंकड़े कहलाएगी। और काल्पनिक मतलब कल्पना के आधार पर, जिसका हम मापन नहीं कर सकते हैं उसके आधार पर। अब काल्पनिक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हम गेम, लूडो गेम सब विद्यार्थी खेलते हैं, कुछ विद्यार्थी खेलते हैं, ठीक है, चोरस खेलते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें आंकड़े जो होते हैं काल्पनिक, यानी कुछ भी आंकड़े या कोई से भी आंकड़े आने की संभावनाएं हो सकती है। तो काल्पनिक आंकड़े में आएंगे पासे द्वारा फेंके जाने वाली संख्या। इसमें उदाहरण के लिए लिख लेना कि पासों द्वारा प्राप्त होने वाले अंक हमारे काल्पनिक कहलाएंगे। पासों के द्वारा जो भी हमारे अंक प्राप्त हो रहे हैं, ये सभी अंक भी हमारे कहलाएंगे बच्चों, काल्पनिक कहलाएंगे। समझ आ गया सभी को? चार्ट एक बार पुनः देख लेना, पुनः बता दे रहा हूँ। समग्र समष्टि के वही दो भाग बताए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2। इन भाग के भी दो भाग बताए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2, परिमित और अपरिमित। परिमित के उदाहरण बता दिया गया, विद्यालय में छात्रों की संख्या जो होगी या निश्चित होगी, तो निश्चित जो छात्रों की संख्या होगी वह हमारा परिमित का उदाहरण माना जाएगा। तो अपरिमित के लिए कहते हैं आज आकाश में तारों की जो संख्या होगी, आकाश में तारों की हमारा अपरिमित का उदाहरण मानी जाएगी। वास्तविक इकाइयों के अस्तित्व के आधार पर जो दो भाग बताए दिए, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक के अंतर्गत जो भाग कारखानों की जो संख्या होगी, वह वास्तविक आंकड़े आएंगे। 10 कारखाने हैं, 20 कारखाने हैं, 30 कारखाने हैं, ये वास्तविक माने जाएंगे। और काल्पनिक के आधार पर बता दिया गया कि पासों के द्वारा प्राप्त होने वाले अंक, जो हम जब कोई गेम खेलते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं, तो पासों में जो अंक आते हैं वे काल्पनिक रूप से होते हैं। कुछ कोई सा भी अंक आ सकता है, कल्पना कहते हैं ना, सब मेरे 6 आ जाएगा, तो 6 की गई यहाँ पर 6 अंकों की कल्पना की गई है। क्या की बच्चों? 6 अंकों की। यहाँ पासों के द्वारा में 6 अंक आएंगे, ये 4 आ गए, ये 2 आ गए, ये सब क्या है? ये सब काल्पनिक अंक, काल्पनिक पैमाने माने जाते हैं, अस्तित्व के आधार पर निर्धारित होते हैं। समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को? आगे वाले क्लास में हम प्रत्येक इकाइयों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे, ताकि सभी विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी। तब तक के लिए यहीं तक विराम देते हैं। आगे
आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए मैं पूरा बता दूं आप लोगों को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ताकि आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना सको। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, ठीक है, चलिए।